नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एग्रोनॉमी का दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों को टॉप 20 क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस टाइप के रहेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मोस्टली हैं वो सब अधिकतर राइस क्रॉप से हैं। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आपको ट्रू या फॉल्स, आपको ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताना है। इसके साथ साथ मैं आपको डिटेल में बताता चलूँगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझा जाए और किस तरीके से सॉल्व किया जाए। उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द डिहाल्ड राइस ग्रेन इज नोन एज, यानी कि जो राइस होता है, राइस के ऊपर हस्क होता है। क्या होता है? रस्क होता है, जिसको हम हाल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाल्म, HULM, उसको हम बोलते हैं हाल्म। तो उसका जो ऊपर का छिलका होता है राइस का, उसको छीलने को हम बोलते हैं डिहस्किंग। क्या बोलते हैं? डिहस्किंग। तो वही जो हाल्म्ड राइस होता है, यानी कि डिहाल्म्ड राइस, यानी कि उसका ऊपर का छिलका उतार दिया हुआ हो अगर राइस का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आपका ऑप्शन है व्हाइट राइस, ऑप्शन बी ब्राउन राइस, ऑप्शन सी रेड राइस, ऑप्शन डी ग्रे राइस। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस जो होता है वो डिहाल्ड राइस होता है, यानी कि जिसका हाल्म निकाल दिया गया हो, जिसका छिलका निकाल दिया गया हो। वो देखने में इस टाइप से लिखता है। एक बार उसकी डिहाल्मिंग करते हैं। जैसे अगर आप कभी भी धान का डिहाल्मिंग करवाने गए हों तो आपने देखा होगा एक में लिखा रहता है पॉलिशर, एक में डिहस्कर लिखा रहता है। ठीक, एक में क्या लिखा रहता है? एक में पॉलिशर लिखा रहता है, एक में डिहस्कर लिखा रहता है। तो पहले धान को डिहस्कर में डालते हैं। तो डिहस्कर में जब डालते हैं तो वो हस्क को निकाल देता है। हस्क जो जिसको हम हाल्म बोलते हैं उसको वो निकाल देता है। तो हाल्म निकाल देने की वजह से वो डिहाल्म्ड राइस हो गया। अब उसके बाद उसको फिर हम दोबारा उस राइस को, जो डिहाल्म्ड राइस आएगा, उसको फिर हम पॉलिशर में डालेंगे। तो वहां से पॉलिश होके फिर वो व्हाइट राइस मिलेगा। लेकिन अगर केवल हम डिहाल्मिंग उसकी कर दें तो वो राइस देखने में इसे ब्राउन कलर का रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, राइस क्रॉप नीड्स, राइस क्रॉप कैसा क्लाइमेट नीड करती है, मतलब किस क्लाइमेट में ये प्रोड्यूस की जा सकती है राइस की क्रॉप? ऑप्शन नंबर ए और वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर बी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर सी ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर डी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है बी, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है वो राइस की कल्टीवेशन के लिए सबसे सही होता है। यानी कि पानी भी बरसता रहे और समय समय पर धूप भी होती रहे। ठीक, पानी भी खूब बरसता रहे और समय समय पर धूप भी होती रहे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि पानी बरसने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और धूप होने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक, तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है इज द बेस्ट क्लाइमेट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस क्रॉप्स। अगला है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट टेम्परेचर शुड बी बिटवीन, राइस की फ्रूट के राइपनिंग के लिए टेम्परेचर कितने के आसपास होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 21 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 26.5 टू 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है सी, 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। राइस की राइपनिंग के लिए, जब राइस पक रहा हो, मिल्किंग स्टेज के जस्ट बाद वाले स्टेज, जब राइस की मैच्योरिटी वाला पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उस समय अगर टेम्परेचर एनवायरनमेंट का 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। अब देखो, फोटो पीरियोडिकली राइस इज ए टाइप ऑफ प्लांट। राइस किस टाइप का प्लांट है फोटो पीरियोडिकली अगर देखा जाए? फोटो पीरियोडिकली मतलब कि ये 24 घंटे में कितनी सनलाइट चाहता है। इस आधार पर पौधों को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक, टोटल लाइट लेंथ को, सनलाइट की लेंथ को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, एक लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, एक डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। ठीक, तो जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं इनको 5 से 7 घंटे की आवश्यकता होती है सनलाइट की, और जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं इनको 8 से 10 घंटे की आवश्यकता होती है। एक दिन में 8 से 10 घंटे अगर सनलाइट है तो वो ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट में सनलाइट का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कम भी रहेगा तो भी चल जाएगा और ज्यादा भी रहेगा तो भी चल जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छांव में उगाएंगे तो छांव में ही उग जाएगा, छांव में उगेगा लेकिन उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी।
तो राइस की क्रॉप किस टाइप की है? ऑप्शन नंबर ए है लॉन्ग डे प्लांट, ऑप्शन नंबर बी है शॉर्ट डे प्लांट, ऑप्शन नंबर सी है डे न्यूट्रल प्लांट, या ऑप्शन नंबर डी इंटरमीडिएट प्लांट। तो आपका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बी शॉर्ट डे प्लांट। राइस कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट है। आपको ऑप्शन में, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि व्हीट गेहूं किस टाइप का फोटो पीरियोडिक प्लांट है, शॉर्ट डे है कि लॉन्ग डे है कि डे न्यूट्रल प्लांट है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको आता हो तो, क्योंकि मैंने बताया था पहले। अब देखो आगे पढ़ते हैं। द सोइंग टाइम ऑफ आसूस राइस। आसू राइस जो होता है, देखो राइस 3 प्रकार का होता है। कल्टीवेशन, टाइम ऑफ कल्टीवेशन के आधार पर, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ कल्टीवेशन या टाइम ऑफ सीजन, राइस क्रॉप इज डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। नंबर 1 आसू, दूसरा है अमन और तीसरा है बोरो। आसू, अमन, बोरो, ये तीनों प्रकार की जो क्रॉप होती है ये वेस्ट बंगाल में ग्रो की जाती है। ठीक, वेस्ट बंगाल में ये तीनों प्रकार की क्रॉप अच्छे से ग्रो की जाती है। बाकी अदर स्टेट में भारत के कहीं पर 2 क्रॉप ग्रो की जाती है, कहीं पर केवल 1 ही ग्रो की जाती है। तो जो आसू क्रॉप है ये कब ग्रो की जाती है? ऑप्शन नंबर ए नवंबर दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी जून जुलाई, ऑप्शन नंबर सी मई जून, ऑप्शन नंबर डी मार्च अप्रैल। तो जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है सी, मई जून के महीने में आसू जो राइस होता है इसको हम ग्रो करते हैं। अब एक बार समझ लेते हैं राइस के ग्रोइंग सीजन के आधार पर जो राइस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑटमन राइस, ऑटमन राइस यानी कि खरीफ राइस। तो खरीफ राइस मई जून में होता है। मई जून यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर अधिकतर जगह पर जो राइस की कल्टीवेशन होती है वो खरीफ सीजन के रूप में यानी कि ऑटम सीजन में होती है। इसको ऑटम राइस भी कहते हैं। ये मई से जून के महीने में ग्रो की जाती है, मई जून में इसका स्टार्टिंग होती है, इसी को बोलते हैं आसू क्रॉप। ठीक, उसके बाद फिर जो विंटर राइस होती है जो ठंडी के समय में होती है, जिसको हम खरीफ सीजन की क्रॉप बोलते हैं, खरीफ राइस बोलते हैं, ये भी जून और जुलाई के आसपास होता है। तो ये क्या होता है? अमन राइस। ठीक, आसू, अमन। बाकी एक है समर राइस, इसको गर्मी के सीजन में करते हैं, इसको नवंबर से दिसंबर के समय में इसको ग्रो करते हैं, इसको हम बोलते हैं बोरो। ठीक, तो बाकी ये जो दोनों क्रॉप्स हैं, इन दोनों क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं, और ये जो समर वाली क्रॉप होती है इसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं, राइस को। लेकिन कभी अगर एग्जाम में आ जाए कि राइस कैसी क्रॉप है तो आपको हमेशा खरीफ बतानी है। क्यों? क्योंकि खरीफ क्रॉप में ज़्यादा ग्रो की जाती है। जो राइस की क्रॉप है वो मेनली खरीफ क्रॉप के रूप में ही ग्रो की जाती है। समझ गए? तो ये जो समर राइस है इसको हम बोरो राइस बोलते हैं, विंटर राइस को हम अमन राइस बोलते हैं, और जो ऑटम राइस होता है इसको हम बोलते हैं आसू राइस। ठीक, आसू, अमन, बोरो। अब देखो अगला क्या है? द सोइंग टाइम ऑफ बोरो और डलुआ राइस। बोरो और डलुआ राइस एक ही चीज है। ठीक, जो बोरो राइस होता है उसको हम डलुआ राइस भी बोलते हैं। आपका ऑप्शन है ए नवंबर दिसंबर, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी मई जून, ऑप्शन डी मार्च अप्रैल। तो आपका जिसमें जो राइट आंसर है, राइट आंसर ए नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर में बोरो राइस का कल्टीवेशन हम करते हैं। अभी देखो हमने तुरंत बताया बोरो राइस का कल्टीवेशन कब करते हैं? नवंबर और दिसंबर के टाइम पर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपका है, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉयल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज इन रेंज। जो ऑप्टिमम पीएच होता है राइस की कल्टीवेशन का वो क्या होता है? सीधा सीधा यही पूछना चाह रहा है। ऑप्टिमम सॉइल पीएच फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। ऑप्शन नंबर ए 4 to 6, ऑप्शन नंबर बी 5 to 6.5, ऑप्शन नंबर सी 6.7, ऑप्शन नंबर डी 7 to 9। तो जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर है ए 4 to 6 पीएच है। अगर खेत का पीएच मान मिट्टी का 4 से 6 है तो वहां पर हम ग्रो कर सकते हैं, यानी कि जो एसिडिक सॉइल होती है वहां पर हम ग्रो कर सकते हैं। अब एक चीज और समझ लेना कि जो राइस की क्रॉप होती है ये अधिकतर वाटर लॉगिंग कंडीशन में या वेट कंडीशन में ज़्यादा उगाई जाती है। जहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन होती है, और जहाँ पर जलभराव होता है उसी जगह पर एसिडिक सॉइल पाई जाती है। ठीक, जहाँ जलभराव होता है अधिकतर उसी जगह पर एसिडिक सॉइल पाई जाती है। तो आपको ये 2 चीज़ें कंफर्म हो गई। एक तो राइस को एसिडिक सॉइल चाहिए होता है, और अगर एसिडिक सॉइल है तो
ज़्यादातर ये ऐसा संभावना है कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन पाई जाती है या जल भराव वाली कंडीशन पाई जाती है। समझ गए? एक दूसरे से आपस में इंटर रिलेट करके समझ लेना। अगर राइस का पीएच भूल जाना तो पानी से याद कर लेना कि हाँ जल भराव रहता है, और जल भराव अगर नहीं रहेगा, जल भराव भूल जाना तो राइस के पीएच से याद कर लेना। समझ गए? तो जहाँ जल भराव होता है वहाँ अम्लीय मिट्टी पाई जाती है, और धान को अम्लीय मिट्टी में उगाते हैं, यानी कि 4 से 6 pH के राइस पर। समझ गए? अब देखो अगला क्या है, IR8। IR8 एक वेराइटी है राइस की जो कहाँ से आई है इंडिया में, मतलब इंडिया में वो कहाँ से आई है। IR8 जो वेराइटी है राइस की वो कहाँ से आई है? ऑप्शन नंबर ए ताइवान, ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी USA। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस। IR8 जो वेराइटी है ये इंडोनेशिया से भारत में इंट्रोड्यूस हुई है। अगला क्वेश्चन है, Which of the following variety is a dwarf mutant? निम्न में से कौन सी वेराइटी डॉर्फ म्यूटेंट है? ठीक, राइस की कौन सी वेराइटी ऐसी है जो डॉर्फ म्यूटेंट है? नंबर 1 जो ऑप्शन है आपका IR8 ली, नंबर 2 जया, सी पूसा 2.21 और जगन्नाथ। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन से ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ वेराइटी ऑफ राइस इज डॉर्फ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ राइस। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इज ब्रॉडकास्टेड एंड ड्रिल्ड मेथड रेस्पेक्टिवली शुड बी। पूछ रहा है सीड रेट राइस का अगर हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो कितना होगा, और ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग मेथड से अगर हम इसका प्लांटिंग सोइंग करते हैं तो किस टाइप का होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है 160 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 60 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 45 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 100 45 किलोग्राम हेक्टेयर। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर है वो राइट आंसर है ए 100 to 60 किलोग्राम, 160 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यानी कि अगर आप ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपको 100 किलोग्राम राइस की आवश्यकता होगी, राइस सीड की। अगर ड्रिलिंग मेथड है तो यू शुड बी रिक्वायर 60 किलोग्राम ऑफ राइस सीड फॉर द प्लांटेशन ऑफ 1 हेक्टेयर लैंड। अगला क्वेश्चन है, फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफिशिएंट फॉर नर्सरी राइजिंग। अगर आपको 1 हेक्टेयर क्रॉप लगानी है नर्सरी की, अगर आपको धान की 1 हेक्टेयर क्रॉप की ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो आपको नर्सरी कितने एरिया में ग्रो करनी पड़ेगी? तो देखो 1/10 होता है। ठीक, जैसे अगर आपने 1 हेक्टेयर भाग पर नर्सरी लगाई है तो आप उससे 10 हेक्टेयर पर क्या कर सकते हैं, 10 हेक्टेयर पर उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। इस हिसाब से हमको पता है कि जो 1 हेक्टेयर लैंड होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, 10,000 स्क्वायर मीटर। तो अगर आपको इतने की ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो आपको 1000 मीटर स्क्वायर भूमि चाहिए होगी। ठीक, तो आपका जो इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या है, 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखो समझो 1000 मीटर स्क्वायर, मान लो अभी तुम भूल जाओ तो ऐसे समझो कि 100 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। ठीक, 100 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा कोई ऐसा प्लाट हो, अगर उस प्लाट में हमने राइस की नर्सरी उगा ली है तो हम 1 हेक्टेयर राइस की ट्रांसप्लांटिंग आराम से कर सकते हैं। या अगर आपने 1 हेक्टेयर नर्सरी लगाई है तो आप 1 हेक्टेयर नर्सरी से 10 हेक्टेयर राइस की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। समझ गए बात? अगला क्वेश्चन, डेपोग मेथड ऑफ राइजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। जो डेपोग मेथड है राइस की नर्सरी राइजिंग का, वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी ताइवान, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। तो डेपोग मेथड जो इंडिया में आया है वो फिलीपींस से आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखो देख लेते हैं ये डेपोग मेथड क्या होता है। डेपोग मेथड ऐसे होता है, जैसे आपने टर्फिंग का नाम सुना है, टर्फिंग ये होता है जो ग्रास होती है, जैसे जो लॉन बनाया जाता है गार्डन में जो लॉन बनाया जाता है, जो घास लगाई जाती है, तो घास के लगाने को एक बहुत अच्छा मेथड है
घास की ट्रांसप्लांटिंग करने का, जो दूब घास होती है उसके ट्रांसप्लांटिंग का एक बहुत अच्छा मेथड है जिसको हम बोलते हैं टर्फिंग। इसमें क्या होता है कि जो घास होती है उसको हम स्क्वायर शेप में जमीन से काट लेते हैं, मिट्टी थोड़ा लेकर, और उसको फिर दूसरी जगह पर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। आप ऐसे समझिए कि देखो डेपोक मेथड में इस टाइप का होता है, ठीक, इस टाइप की नर्सरी ग्रो की जाती है। अब इस नर्सरी में फायदा क्या होता है, ये ऐसे ग्रो होती है जैसे कि समझ लो कि नकली बाल जो होता है बिंग, जैसे सर पे जो नकली बाल लगाते हैं लोग बिंग, उसी टाइप से मान लो इसे जमीन पर, ये जमीन पर ऐसे बिंग रखी हुई है, ठीक, और आपके वो जो बाल हैं उनको मान लो क्या कि ये उसकी सीडलिंग्स हैं, ठीक, धान की सीडलिंग है, और ये जैसे बिंग होती है बाल वाली टकले पे रखी होती है, उसी टाइप से ये रखी हुई है जमीन पर। तब जब इसकी हमको ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है तब इसको हम इसी तरीके से ऐसे उठा के लेके चले जाते हैं, ठीक, उठा के लाएंगे और उसके बाद इसको हम ग्रो कर लेते हैं। यानी कि इसको ग्रो करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, समझ गए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस के कल्टीवेशन के, राइस के नर्सरी राइजिंग के कौन से मेथड में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सा मेथड, डेपोक मेथड। देखो इसमें ऐसे लग रहा है कि ऐसे आराम से निकाल लिया है, ये बिंग टाइप का, देखो ऐसे बिंग तो होता है, बिंग ऐसे तरीके से तो होता है, यहाँ पे ऐसे टकला रख देंगे, हो गया, तो धान उग गया उसके टकले पे। इसी तरीके से ये होता है जमीन पे, ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये ध्यान से देखो, इसको क्या करना होता है, ऐसे नीचे से फावड़ा लगाएंगे, यहीं पर जो हमने लाइन खींची यहाँ पर ऐसे फावड़ा लगाएंगे और इसको उठा लेंगे, फिर इस तरीके से वो उठ जाएगा। तो ये डेपोक मेथड है। ये कहाँ से आया था, ये फिलीपींस से आया था, समझ गए बात। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इन वेट वेड मेथड ऑफ नर्सरी राइजिंग ऑफ राइस सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर प्लांटिंग एट द एज ऑफ। अगर हम वेट मेथड की नर्सरी राइजिंग करते हैं, जो कि सबसे फेमस मेथड है, इंडिया में अधिकतर इसी मेथड से नर्सरी राइजिंग करते हैं, तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितना टाइम लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 15 से 20 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 20 से 25 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 25 से 30 दिन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है 20 से 25 दिन। कभी कभी ऐसा मिलता है 20 से 30 दिन मिल जाएगा, ठीक, 20 से 30 दिन मिल जाएगा, या ऐसा भी मिल सकता है 21 से 28 दिन किसी किसी बुक में। तो जो आपका राइट आंसर है वो सबसे मेन जो है वो 21 दिन होता है, ठीक, जो 21-22 दिन वाला होता है नर्सरी, वो सबसे अच्छी नर्सरी मानी जाती है ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए, ठीक। अगर उसी के आसपास में जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसी पे आप टिक मारना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा। अब देखो समझ लेते हैं कि वेट मेथड नर्सरी में क्या होता है। इसमें क्या करते हैं वेट मेथड नर्सरी में, सबसे पहले क्या करते हैं कि मिट्टी में पानी लगाते हैं, ठीक, पानी लगाने के बाद पलेवा करते हैं, ठीक, पलेवा करने के बाद फिर उसमें सीड हम उसका सोन कर देते हैं इसका सीड राइस का। उसके बाद वो राइस जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद जब 21 दिन का हो जाता है पौधा आपकी सीडलिंग, तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं इसी टाइप से बना के। तो इंडिया में यही ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को पता होगा। तो इंडिया में या अभी नॉर्थ इंडिया में कोई पूछ ले या उत्तर प्रदेश में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में किस टाइप का होता है, तो आप बता दीजिएगा किस तरीके से होता है। वेट वेद मेथड और नर्सरी राइजिंग यहाँ ज़्यादा फेमस है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इन राइस डेपोक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन। अगर हम डेपोक मेथड से राइस की नर्सरी को कर रहे हैं, राइस की नर्सरी को उगा रहे हैं, तो वो ट्रांसप्लांटिंग कितने दिन में रेडी हो जाएगा ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 11 to 14 डेज, ऑप्शन नंबर बी 14 to 17 डेज, ऑप्शन नंबर सी 17 to 20 डेज, ऑप्शन नंबर डी 20 to 23 डेज। इसका जो राइट आंसर है ए, ठीक, 21 to 14 डेज सबसे जल्दी इसी में तैयार होता है। नर्सरी राइजिंग की सबसे जल्दी वाली विधि कौन सी है, वो है डेपोक मेथड। इसमें जो आपकी सीडलिंग होती है वो विद इन 15 डे रेडी हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, 11 से 14 दिन के अंदर ही ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है, समझ गए बात। अगला क्वेश्चन जो हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका प्रोपेनिल, जिसको हम स्टाम्प F34 भी बोलते हैं। प्रोपेनिल ये इसका कॉमर्शियल नेम है, स्टाम्प नाम से भी आता है, ठीक। तो प्रोपेनिल या स्टाम्प F34 हर्बिसाइड शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग।
ट्रांसप्लांटिंग के कितने दिन बाद हम प्रोपेनिल जो हर्बिसाइड है इसके हम छिड़काव कर सकते हैं। पहला है 2 to 4 डे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, DAT का मीन्स होता है डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, तो 2 से 4 दिन बाद या 6 से 8 दिन बाद या 10 से 14 दिन बाद या 2 वीक के बाद। तो आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या है, 6 से 8 दिन के बाद। 6 to 8 days after transplanting we should we apply herbicide which the name propanil is suitable for the rice cultivation। अगर आपको राइस की कल्टीवेशन करनी है और आपको हर्बिसाइड डालना है और वो भी स्टाम्प, तो 6 से 8 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के 6 से 8 दिन के बाद हमको इसको डाल देना चाहिए। प्रोपेनिल जो होता है इस तरीके से दिखता है, ठीक, ऐसा प्रोपेनिल स्टाम्प F34 नाम से ये बाजार में बिकता है। अगला है द कृषक अकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इन। जो ये कृषक होता है ये अर्ली स्टेज में राइस में होता है, प्रॉब्लम होती है राइस में, वो क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियल लीफ स्टिक, ऑप्शन नंबर सी टुंगरू वायरस, ऑप्शन नंबर डी फॉल्स स्मट। तो ये जो कृषक होता है ये किसकी वजह से होता है? वो होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की वजह से कृषक डिजीज हो जाती है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि किसी ने इसको आग में झुलसा दिया है। ठीक, खेत में पानी भरा रहेगा लेकिन ये इसके ऊपर वाली जो पत्तियां हैं, देखो अब जो सफेद सफेद दिख रही हैं पत्तियां, ये ऊपर से आधी आधी पत्ती सूख गई है। ऊपर वाली आधी पत्ती सूख जाएगी, नीचे वाली पत्ती सब हरी रहेगी। जैसे मान लो ये पूरी पत्ती है धान की, ऊपर वाली इतनी पत्ती सूख गई और इधर नीचे वाली इतनी पत्ती, ये सब हरी रहेगी। उसी टाइप से ये होता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं कृषक। ये होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की वजह से। ठीक, और इस टाइप का फंक्शन होता है। देखो ये पत्ती है, ये देखो ये तो फील्ड में इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर एक पत्ती को देखोगे तो इस टाइप से दिखेगा। आधी पत्तियां इधर वाली जो जड़ के पास वाली होती है, जो नीचे वाला भाग होता है वो हरा रहता है, लेकिन ऊपर वाला भाग जो होता है वो सूख जाता है। अगला क्वेश्चन है टुंगरू वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाय। जो राइस का टुंगरू वायरस है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? देखो जो वायरल डिजीज होती है ये ट्रांसमिट ही होती है, कोई ना कोई इनको इंसेक्ट ट्रांसफर करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो इसका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए स्टेम बोरर, ऑप्शन नंबर बी लीफ रोलर, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन लीफ हॉपर, ऑप्शन नंबर डी गंधी बग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर इज ए रिस्पॉन्सिबल पेस्ट ऑफ राइस हु ट्रांसमिट टुंगरू वायरस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट ऑफ राइस। समझ गए? इस टाइप से वो देखने में लगता है। ये है आपका ग्रीन लीफ हॉपर जो इसका वेक्टर का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ट्रांसमीटर का काम करता है। वो कौन है? ग्रीन लीफ हॉपर। इस टाइप से दिखता है। और प्लांट जो टुंगरू डिजीज से अफेक्टेड हो जाती है वो देखने में इस टाइप से लगता है। वो प्लांट इस तरीके से अब सिम्टम प्रोड्यूस करता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है डेड हार्ट एंड व्हाइट हेड डेड हार्ट एंड व्हाइट हेड डैमेज टू राइस इज काज्ड बाय। जो डेड हार्ट डिजीज होती है या व्हाइट हेड डिजीज होती है, यह किसकी वजह से होती है? तो देखो पहले समझ लेते हैं डेड हार्ट होता क्या है। डेड हार्ट यानी कि जिसका हार्ट है वो डेड हो जाए, या हेड डैमेज यानी कि उसका जो सर है वो डैमेज हो जाए, यानी कि जो राइस का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो डैमेज हो जाए। और सबसे ऊपर कौन सा पार्ट होता है राइस में? राइस में सबसे ऊपर उसका इन्फ्लोरोसेंस होता है जिसमें धान लगता है, धान की बाली, वो सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो ये डैमेज हो जाए, ये किस वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए गाल माइट, ऑप्शन नंबर बी लीफ रोलर, ऑप्शन नंबर सी आर्मी वर्म, ऑप्शन नंबर डी स्टेम बोरर। तो ये किसकी वजह से होता है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि स्टेम बोरर की वजह से ये होता है। देखने में कैसा लगेगा? ये देखो नॉर्मल वाली है, ये नॉर्मल वाला आपका धान का वो है, धान है। ठीक, और इसमें
ये वाला देखो, इसमें ये डैमेज हो गया, इसका हेड जो है वो डैमेज हो गया। ये होता है स्टेम बोरर की वजह से। अगर आप इस धान को ऐसे खींचेंगे, इसका पकड़ के, इसका इन्फ्लोरेसेंस इसको पकड़ो, इसको पकड़ के अगर आप खींचेंगे तो ये क्या होगा, बड़े आसानी से निकल जाएगा। जबकि इसको खींचोगे तो नहीं निकलेगा, ये टूट के निकलेगा। अगर ज़्यादा तेजी से आपने खींच दिया तो ये टूट जाएगा, तब निकलेगा। लेकिन इसको आप खींचेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से स्टेम बोरर ने काट दिया है, नीचे से जो इसका मेन स्टेम है इसको काट दिया है, और नीचे से मेन स्टेम कट जाने की वजह से ये सूख गया है। ठीक, तो ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये आप अगर धान की मिल्टिंग स्टेज, जो मिल्किंग स्टेज होती है यानी कि दुग्धा अवस्था होती है, उस अवस्था पर ये आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो ये किस वजह से होता है, स्टेम बोरर की वजह से होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर्स इज कास्ड बाई। ओनियन लीफ सिम्टम बोले तो जैसे ओनियन की, जैसे प्याज की पत्ती होती है गोल गोल, बिल्कुल उसी टाइप से क्या होता है कि धान की पत्ती भी गोल गोल हो जाती है। सिल्वरी सूट, इसमें क्या होता है कि सफ़ेद सफ़ेद कलर का एक स्लैश निकालता है, एक इंसेक्ट होता है। उसी इंसेक्ट वो जो सफ़ेद सफ़ेद निकालता है वो पत्तियों के दोनों किनारों को आपस में जोड़ देता है, तो वो बीच में ऐसे सुराख बन जाता है। जैसे प्याज की पत्ती होती है उसी टाइप की पत्ती ये धान की पत्ती को कर देता है। तो वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए है राइस हिस्पा, ऑप्शन नंबर बी है गाल माइट, ऑप्शन नंबर सी है रीफ रोलर, ऑप्शन नंबर डी है गंधी बग। तो आपके ऑप्शन से पता चल रहा है ये गाल माइट, यानी कि ये गाल बना लेता है। गाल बोले तो सुरंग बना लेता है, यानी पत्तियों को ऐसे एक दूसरे में चिपका के अंदर एक सुरंग बना लेता है। देखो हम समझते हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा चींटा, जो पीले वाले लाल लाल वाले चींटे होते हैं बड़े बड़े, ये आम की पत्तियों को, ढेर सारी पत्तियों को एक दूसरे में ज्वाइंट कर देते हैं सफ़ेद सफ़ेद जाल बना के, और उसी के अंदर अपना अंडा जो होता है अपना, वो अंडा वहीं पर दे देते हैं। वहाँ पर उनकी जनसंख्या बहुत ढेर होती है। मतलब अगर पानी वानी जब बरसने लगता है तो उसी के अंदर चींटे रहते हैं, समझ गए। तो उसी टाइप का वो गाल फॉर्म कर लेते हैं। तो गाल फॉर्मेशन किस धान में किस वजह से होता है? गाल माइट जो इंसेक्ट होता है, वही इंसेक्ट, ये देखने में इस टाइप का इंसेक्ट होता है, इस तरीके का गाल बना लेते हैं। देखो पत्तियां ये गोल गोल दिख रही हैं, पत्तियां गोल हैं। देखो ये नॉर्मल पत्ती है एक बाहर वाली, ये इधर जो दिख रही है ये वाली नॉर्मल पत्ती है धान की, और ये वाली देखो दो पत्तियों को आपस में ऐसे जोड़ दिया, ये गाल माइट हो गया। अगला है ग्रेसी स्टंट वायरल डिजीज ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाई। जो ग्रेसी स्टंट होता है ये एक वायरल डिजीज है। ये किसकी वजह से होता है, ये ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन जो है ग्रीन लीफ हॉपर, ऑप्शन नंबर बी ब्राउन प्लांट हॉपर, ऑप्शन नंबर सी वाइट फ्लाई, ऑप्शन नंबर डी गंधी बग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी। ठीक, क्या है आंसर नंबर बी, ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर की वजह से क्या होता है? ग्रेसी स्टंट वायरल डिजीज ऑफ राइस होता है, समझ गए। यही ट्रांसमिट करता है। देखने में जो आपका ये होता है इस टाइप का होता है, समझ गए। इसका जो सिम्टम होता है ग्रेसी स्टंट वायरस डिजीज का, ये इस टाइप का प्लांट इस टाइप का ऐसे पीला पीला पड़ जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, इसका विकास, इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सब स्टंट हो जाएगा। लगेगा जैसे कि पानी की कमी हो गई है, लगेगा जैसे इसे कुछ लग ही नहीं रहा। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। अब आज के लिए केवल इतना ही, 20 क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये जो मेरा इनिशिएटिव है कि थोड़ा मैं आपको 20-20 क्वेश्चन रोज लाता रहूँ सुबह 7 बजे, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, इस टाइप की और भी वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से और कमेंट से, लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं इसी तरीके के और भी वीडियो लाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।